तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का फोर्थ चैप्टर द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं, और इसकी एक्सरसाइज 4.1 को क्या है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखो, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा बेसिक चैप्टर है। मैंने आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो क्या है पहले प्रोवाइड कर दिया है, उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट में सब कुछ बता दिया है कि द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात बहुपद क्या होता है, सब में डिफरेंट बता दिया है। क्या फॉर्मूले आएंगे इस चैप्टर में, कैसा चैप्टर है, क्या है, सब कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो चलते अपनी एक्सरसाइज 4.1 के पहले क्वेश्चन में। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी कि हमसे कह रहा है कि मैंने आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ मैं इस तरीके की बराबर में, इन्हें सॉल्व करो और बताओ कि ये द्विघात समीकरण आ रही है, ये जो सिचुएशन आ रही है द्विघात समीकरण की फॉर्म की है यानी द्विघात समीकरण है। तो देखो, आपको पता है द्विघात समीकरण क्या होगी। जब चर की अधिकतम घात 2 होती है तो वो क्या द्विघात समीकरण कहलाती है। जिसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो बराबर 0। ये क्या आपकी द्विघात समीकरण है। तो अगर चर की अधिकतम घात 2 होगी तो ये क्या है, द्विघात समीकरण होगी। ठीक है, तो हमें क्या ये देखना है, ये जो चर है इनमें जो चर आएंगे, चर की अधिकतम घात अगर 2 आएगी तो क्या ये द्विघात समीकरण होगी। ठीक है, तो हम देखो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, पहले हमें क्या सॉल्व करना है, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो आपको देखो दिख ही रहा है ये क्या फॉर्मूले में जा रहा है, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप का। तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। तो देखो, ए की जगह क्या है आपका एक्स है और बी की जगह क्या है ए। तो आप देखो इस फॉर्मूले का जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह आया आपका एक्स, तो यानी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी की जगह आया आपका एक का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह एक्स और बी की जगह एक बराबर 2। अब 2 के अंदर गुणा कर दो। 2 की जब हमने अंदर गुणा की तो 2x, 2 के एक्स में भी होगी और 2 के -3 में भी होगी। तो कितना आ गया, -6। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x -6। तो देखो 2x से 2x कट जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये -1 इधर, -6 इधर आके हो जाएगा +6 बराबर 0। तो यानी कि एक्स स्क्वायर +7 बराबर आ जाएगा आपका कितना, 0। तो हम क्या लिखेंगे, बहुपद बहुपद में चर की घात 2 है अतः ये द्विघात बहुपद है, अतः यह द्विघात बहुपद है ना। तो हमसे इसने क्या पूछा था, सॉरी द्विघात समीकरण है, इसमें लिख देंगे हम समीकरण में, समीकरण की बात चल रही है, बहुपद की तो लिख चलती तो बहुपद लिखते हैं। समीकरण समीकरण में चर की घात 2 है तो यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, हमसे क्या पूछा था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ये क्या निकला, द्विघात समीकरण है। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो देखो, हमसे इस क्वेश्चन में कुल मिला के यही पूछा था कि आप इसे सॉल्व करो और इसे ये बताओ कि ये द्विघात समीकरण की फॉर्म का है या नहीं है। ठीक है, ये हमने बता दिया। क्यों बता दिया, क्योंकि इसमें चर किया है एक्स, इसकी अधिकतम घात 2 आई है तो ये क्या द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण होगा। अब हम करते हैं दूसरे सवाल को। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। अब हम क्या करेंगे, इस -2 के अंदर पूरे में गुणा कर देंगे। तो देखो, जब -2 की पहले 3 से गुणा होगी फिर इस x से गुणा होगी माइनस के, तो -2 की जब 3 से गुणा होगी तो 3 दूनी, चलो मैं एक ही स्टेप करके दिखा दूँ, 3 इंटू माइनस का 2 और इंटू माइनस का x गुणा माइनस का 2। यहाँ तक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, तो देखो ये आपका प्लस का 2x इधर आके माइनस का, तो एक्स स्क्वायर -2x, ये वाला प्लस का 2x इधर जाके माइनस का, और ये माइनस का 6 इधर आके किसका, प्लस का, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर कितना आ गया आपका 0। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण में चर की घात 2 है, समीकरण में चर की घात 2 है अतः ये द्विघात समीकरण होगा। हम क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, हमने बता दिया है कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है। हमसे पूछा था कि ये आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो ये द्विघात समीकरण निकला।
क्यों निकला? क्योंकि इसमें चर की घात अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। तो चलते अपने थर्ड पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। तो हमें क्या है, इन पार्टों में ये बताना है कि दी गई इक्वेशन यानी जो सिचुएशन है ये द्विघात समीकरण की फॉर्म की है या नहीं है। तो अब हम क्या है इसे सोल्व करेंगे। तो देखो हम पहले इस पार्ट को सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, इन दोनों को क्या है इधर उधर कर लेंगे। तो क्या है पता चलेगा कि हमारी द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आपको पता ही है इस एक्स की क्या इन दोनों में गुणा होगी, इस वाले ब्रैकेट में होगी। तो एक्स की जब एक्स में होगी तो एक्स स्क्वायर, और जब एक्स की गुणा होगी +1 में तो एक्स का मैक्स। अब इस -2 की होगी, -2 की एक्स में होगी तो माइनस का 2x, और -2 की 1 में होगी तो -2 बराबर। अब इस एक्स की होगी इसमें, इस एक्स की होगी इसमें, तो एक्स की एक्स में होगी एक्स स्क्वायर, और एक्स की 3 में होगी तो 3x, -1 की एक्स में होगी तो -x, और -1 की 3 में होगी तो -3। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो देखो आपका एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, ये माइनस का एक्स इधर आके कितना हो गया प्लस का, तो एक्स माइनस का 2x माइनस का 2, ये माइनस का एक्स इधर आके प्लस का, और प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x, और माइनस का 3 इधर आके प्लस का। तो देखो हमने क्या करा, इस एक्स की एक्स में गुणा करी तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, और बाकी सारी चीज़ें ऐसी लिखी, इन सारे पार्ट को हम यहाँ लिया है। तो प्लस का 3x इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का एक्स इधर आके प्लस का हो गया था, और माइनस का 3 इधर आके प्लस का बराबर 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो एक्स और एक्स हो गया मिलके 2x, माइनस का 2 और माइनस का 3 हो गया माइनस का 5x। ठीक है, कितना हो गया माइनस का 5x। ठीक है, और माइनस का 2 और माइनस का 3 हो गया आपका प्लस का 1 बराबर 0। अब हम इसे और सॉल्व कर लेंगे, तो माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यानी चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसमें चर जो है चर की अधिकतम घात 2 आई नहीं, क्योंकि अधिकतम घात वाला पद क्या पहले ही कट गया, तो ये क्या द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए इस क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। अब हम इस एक्स की यहाँ गुणा करेंगे इसमें और इसमें। तो एक्स की 2x में करी तो 2x स्क्वायर, और इस एक्स की 1 में करी तो प्लस का x, फिर -3 की इसमें करी माइनस का 3 दूनी 6x, और -3 की +1 में होगी तो माइनस का 3 बराबर एक्स की एक्स में हुई तो एक्स स्क्वायर, और प्लस का 5x। यहाँ तक आप समझ गए। तो आप ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, ये एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और प्लस x। ठीक है, ये आपका, चलो मैं लिख दूँ, ये x प्लस का x में से ये चलो एक बार लिख देता हूँ एक बार, x -6x -3, और ये प्लस का 5x इधर आके माइनस का 5x हो जाएगा, बराबर हो गया आपके कितने 0 के। तो देखो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया तो एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, ये माइनस का 6x और माइनस का 5x हो गया माइनस का 11x, 11x में से एक एक्स चला गया, माइनस का बचा कितना 10x। तो देखो ये माइनस का 6x और माइनस का 5x हो गया, 6 और 5 हो गया 11, माइनस का 11x में से एक एक्स चला गया, बचा माइनस का 10x, और बचा हमारा कितना आपका माइनस का 3 बराबर 0। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, चर की अधिकतम घात 2 है, चर की अधिकतम घात 2 है, अतः ये द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात क्या है 2 आ गई, तो ये क्या द्विघात समीकरण होगा। और इसमें चर की अधिकतम घात 2 थी नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चलते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के 5th और 6th पार्ट में। तो हमें क्या है 5th और 6th पार्ट को सॉल्व करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस 2x की पहले इस पूरे उसमें गुणा कर देंगे, इस पूरे ब्रैकेट में, इसमें। तो 2x की जब x में होगी तो 2x स्क्वायर, फिर 2x की जब -3 में होगी 3 दूनी 6x। अब इस -1 की होगी इस पूरे ब्रैकेट में, तो -1 की जब x में गुणा होगी तो माइनस का x, और -1 की जब -3 में गुणा होगी तब क्या आ जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस का 3। ठीक है, अब हम इस x के पूरे में करेंगे, आपको पता ही है x की x में होगी तो एक्स स्क्वायर, x की -1 में होगी तो आपका कितना आ जाएगा माइनस का 1x,
और अब 5 की होगी इसमें और इसमें। और 5 की जब एक्स में होगी तो 5x, और 5 की जब -1 में होगी तो -5। अब हम इसे क्या सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 2x², ये प्लस का x² इधर आके माइनस का x² हो जाएगा। 6x में से एक x चला गया, -5x प्लस का 3। और अब हम क्या करेंगे, x² को हमने यहाँ बुला लिया था, अब हम इस x को ये इधर देखो, चलो आप, हमने सिर्फ x² को इधर बुला लिया था। 6x में से एक x चला गया, सॉरी 6 माइनस का 6x और माइनस का x हो जाएगा आपको कितना, 7x, माइनस का 7x प्लस 3x² इधर आ गया, बचा माइनस का x और माइनस का 5 बचा, हो गया आपका 4x माइनस का 5। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। तो देखो x2x² में से एक x² चला जाएगा, बचा x², ठीक है, और माइनस का 7x, और ये 4x इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4x और प्लस का 3, ये माइनस का 5 इधर आके हो जाएगा प्लस का 5 बराबर 0। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। x² माइनस का 7 और 4 11x, और आपका 11x माइनस का और 3 और 5 हो गया प्लस का 8, तो बराबर हो गया आपका 0। तो हम क्या लिखेंगे, चर की अधिकतम घात 2 है अथा दी गई समीकरण, द्विघाती समीकरण है, अथा दी गई समीकरण, अथा दी गई समीकरण द्विघाती समीकरण, समीकरण द्विघाती समीकरण है। ठीक है, बात खत्म हो गई। ये देखो उसमें आपने क्या देखा, चर की अधिकतम घात 2 आ गई, तो दी गई समीकरण क्या होगी, आपकी द्विघाती समीकरण होगी। ठीक है, याद। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट के 6 पार्ट में। तो हमें क्या है, इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो देखो x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या है, एक फॉर्मूले में जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, एक फॉर्मूले में जा रहा है। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे तुलना करो, x की जगह क्या है, a है, और 2 की जगह क्या है, b है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर a² यानी x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए की जगह x इंटू बी की जगह आपका कितना हो गया, 2। तो देखो आप तुलना करो, x की जगह a है और b की जगह 2 है, तो इसको हमने इस फॉर्मूले से क्या है, खोल दिया है। तो x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x² प्लस 4 माइनस का 2 दूनी 4x। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस का ये 3x, ये माइनस का 4x इधर आके किसका, प्लस का, और प्लस 1, और ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का बराबर 0। तो 4 और ये हो जाएगा 7x और माइनस का 3 बराबर 0। अब हम क्या लिखेंगे, चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः ये द्विघाती समीकरण नहीं है। यह द्विघाती समीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो आपने क्या देखा, इसमें चर की अधिकतम घात क्या, 2 आई ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हुई, और इसमें चर की अधिकतम घात 2 आ गई थी, तो ये क्या, द्विघात समीकरण हो गई थी। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अगले पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के 7th और 8th पार्ट में। तो देखो हमारा 7th और 8th पार्ट जो दिया है वो क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x² माइनस 1। तो देखो ये क्या है, x प्लस 2, ये क्या a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले में जा रहा है। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले को देखो आपको लिख के दिखाऊँ। तो देखो a होता है a प्लस बी का होल क्यूब, एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, तो देखो ये a प्लस बी का होल क्यूब का क्या है, एक फॉर्मूला होता है, सूत्र, जो क्या है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो x प्लस 2 को क्या है, इस तरीके से सूत्र से खोलेंगे। तो देखो x क्या है, इसमें a है, और 2 क्या है, इसमें b है, और उसका पूरे का होल क्यूब है। तो आप इसके अकॉर्डिंग इसे समझिए। ठीक है, a³ यानी x का क्यूब, a³ प्लस x का क्यूब, थोड़ा सही से बन जाए, a³
प्लस बी क्यूब, बी यानी 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए की जगह 3a² यानी ए की जगह एक्स का स्क्वायर और इंटू बी, बी की जगह कितना आपका 2, यहाँ तक आप समझ गए। प्लस 3 ए की जगह आपका कितना आ गया एक्स आ गया और बी की जगह आ गया आपका कितना 2 का स्क्वायर, यहाँ तक आप समझ गए। बराबर हो जाएगा इस 2x के पूरे अंदर गुणा हो जाएगी ब्रैकेट में, इस 2x की अंदर इसमें भी गुणा होगी और इसमें भी गुणा होगी, तो 2x के अंदर गुणा होगी तो 2x³ हो जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो देखो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x³ प्लस 2 का क्यूब हो गया 8, ठीक है। 2 के क्यूब का मतलब देखो ये होता है, 2 के क्यूब का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 जो है 3 बार लिखा हुआ है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है 8 होता है। यहाँ तक ये भी समझ में आ गया होगा आपको। प्लस 3 दूनी 6, 6x² 6x² प्लस 3 इंटू एक्स और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4 बराबर 2x³ माइनस का 2x। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो x³ प्लस का 8 प्लस का 6x² प्लस 3 चौक 12x प्लस 3 चौक 12x और इधर आके सब माइनस के हो जाएंगे, तो 2x³ माइनस का ये हो जाएगा प्लस का 2x बराबर 0। ये देखो ठीक है। अब आप यहाँ से समझो, 2x³ में से एक x³ चला जाएगा, बचेगा आपका माइनस का x³, ठीक है। ये एक x³ है, ये 2x³ है माइनस का, तो इसमें से एक चला जाएगा, ये बचेगा, ठीक है। अब 6x² और आपका कितना 6x² में से कितना चला जाएगा आपका, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 6x² प्लस 6x²। 8 अब आया आपका सॉरी x वाला पद, 12x में से आपका 12x और 2x होके हो जाएगा 14x और आपका कितना 8 और 8 ही है, 8 के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो हो जाएगा प्लस का 8 बराबर आपका 0। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, 2 के अलावा क्या है 3 है, चर की अधिकतम घात क्या है इसमें 3 है, तो ये द्विघात समीकरण हो गई, क्या है त्रिघात समीकरण है। चर की अधिकतम घात 2 नहीं है अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो हमारा अब अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये आप देखो, इसमें क्या है x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर, अब ये आ गया देखो a माइनस बी के होल क्यूब में चला गया, तो ये क्या आ गया अभी तक यहाँ इस वाले सवाल में था प्लस का होल क्यूब, इसमें आ गया a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² और प्लस 3ab²। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो आपको पता है ये इसमें a है, ये इसमें b है। अब हम इसे क्या इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, तो a³ यानी कि x का क्यूब माइनस b³ यानी 2 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3a² 3a यानी x का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू b की जगह 2 आ जाएगा और प्लस 3 इंटू a की जगह x इंटू b² यानी कि 2 का स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर x³ माइनस 2 का क्यूब हो गया 8 और x 3 दूनी 6 माइनस का 6x² और प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू एक्स। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो देखो x³ से तो x³ कट जाएगा क्योंकि बराबर है, तब हम इन पदों को इधर बुला लेते हैं, माइनस का 4x² और माइनस का x प्लस का 1, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब ये क्या है, माइनस का 6x² इधर आके हो जाएगा प्लस का 6x², ये माइनस का 8 इधर आके प्लस का हो जाएगा, बचा 4 3 12x इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12x बराबर आ जाएगा आपका कितना 0। तो देखो एक बात देखो, 6x² में से 4x² चला जाएगा, बचेगा 2x², कितना बचेगा 2x², ठीक है। अब हमारा क्या बचा x और x वाले पद,
माइनस का 12x और माइनस का x हो जाएगा माइनस का 13x। अब हमारी संख्या वाली चीज़ें बची, 1 और 8 मिलके हो जाएगा प्लस का 9 बराबर कितना 0। तो हम क्या लिखेंगे, चर की अधिकतम घात 2 है, चर की अधिकतम घात 2 है अतः यह समीकरण द्विघाती समीकरण है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपके 3 नंबर में आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें हमें फॉर्मूला लगा के इन्हें गुणा भाग करके सॉल्व करना है, प्लस माइनस करना है और समीकरण बनानी है। अगर चर की अधिकतम घात 2 आ जा रही है तो ये क्या है, द्विघात समीकरण हो जा रही है। जैसे इसमें चर की अधिकतम घात 2 आ गई और इसमें चर की अधिकतम घात 2 नहीं आई, 3 आ गई, तो ये क्या त्रिघात समीकरण हो गई। लेकिन हमें सिर्फ द्विघात समीकरण फाइंड करनी थी, वो हम क्या बता देते हैं। तो चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि हमें क्वेश्चन में मैथमेटिकल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया है, उसे हमें क्या है आपका कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन में क्या है कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमें इस सिचुएशन को क्या द्विघात समीकरण की फॉर्म में आएगी तो उसे छोड़ देना है। तो देखो हमारा पहला पार्ट क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो देखो भूखंड का मतलब होता है एक प्लॉट। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक प्लॉट है जिसकी लंबाई जो है वो लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, और जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो देखो मैं आपको बताऊं आयत क्या होता है, आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। जैसे ये आयत है, ये आयताकार भूखंड है, प्लॉट है, जैसे हमारा घर होता है, ये क्या एक प्लॉट के रूप में होता है, आयत के रूप में, जिसकी क्या लंबाई अलग होती है और चौड़ाई अलग होती है। तो हमें क्या लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें, लेकिन पता नहीं, तो अब हमें क्या उसे मानना पड़ेगा। तो हम क्या मानेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई को हम दर्शाते हैं किससे, बी से, ब्रेथ बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। वो हमने कितनी मान ली, एक्स, और माना आयताकार भूखंड की लंबाई। तो देखो अब आप समझो, लंबाई को हम दर्शाते हैं किससे, एल से। तो लंबाई एल बराबर क्या कहा है आपसे, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से। तो चौड़ाई हमने कितनी मानी, पहले हमने चौड़ाई लिख ली। तो हमें इस प्लॉट की लंबाई आपको कब मिलेगी, जब आप चौड़ाई का क्या करोगे, दुगना कर दोगे। हमने दुगना कर दिया, दुगने से एक अधिक कर दोगे तो आपको क्या है उसकी लंबाई मिल जाएगी। यानी कि आपको इस आयताकार प्लॉट की चौड़ाई कब मिलेगी, जब आप चौड़ाई में दोगुना करके एक अधिक कर दोगे। तो हमने चौड़ाई एक्स थी, उसमें दोगुना करा, उसमें एक अधिक कर दिया, तो हमें क्या आयताकार भूखंड की लंबाई मिल गई है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं लिख दूं आपको, ये फॉर्मूला हाईलाइट हो जाएगा जैसे, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका कितना, क्षेत्रफल को दर्शाते हैं हम ए से, क्षेत्रफल होता है आपका आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई एल होती है और चौड़ाई कितनी होती है बी। तो हमें क्या दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार डालेंगे, क्या प्रश्नानुसार में क्या, कि जब उसने क्षेत्रफल निकाला होगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई की होगी। तो लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई है हमारी कितनी, एक्स। ठीक है, वो सॉरी, लंबाई हमारी 2x + 1 और चौड़ाई है कितनी आपकी, एक्स। तो जब लंबाई गुणा चौड़ाई की होगी तब उसका क्या है, क्षेत्रफल आ गया होगा। तो वो कितना आया, 528। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप इस x के अंदर गुणा करो, तो 2x² + x, और ये प्लस का 528 इधर आके माइनस का 528 हो जाएगा। तो ये क्या है, आपकी द्विघात समीकरण आ गई है। ठीक है, तो आपसे देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करो। तो देखो हमने इस स्थिति को क्या है, यानी इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को क्या है, पहले मैथमेटिकल इक्वेशन में चेंज करा, फिर जब वो इक्वेशन क्या द्विघात समीकरण के रूप में आ गई, तो ये क्या है, यहाँ तक हम छोड़ सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। लेकिन देखो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है,
आपसे ये नहीं कहता है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करो। आपसे क्या कहता है, आपको ये पूरा क्वेश्चन देता है और आपसे कहता है कि इस भूखंड की यानी कि इस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो देखो आपको क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लंबाई चौड़ाई बी यानी एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है द्विघात समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम अचर पद की इस वाले पद से गुणा करेंगे। जब हम इसकी इससे गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 528 दूनी हो जाएगा आपको 1056, 1056 इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखो हमें ऐसी कोई दो संख्या लानी है जिनका हम जोड़े या घटाएं तो एक्स आए और गुणा करें तो आपका 1056 एक्स स्क्वायर आए। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन आ जाती है और इतनी बड़ी संख्या की आपको अभाज्य गुणनखंड करने, इतनी बड़ी संख्या के आपको फैक्टर करने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो आप क्या करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे। तो देखो 528 की जब हमने 2 से गुणा करी आया 1056, अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 से करे इसके कितने हो गए 528, फिर हमने 2 से करा इसका 2 दूनी 4, एक इधर गया 2 छिंग 12 और 2 चौको 8, फिर 2 से करा तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करे तो कितना हो गया आपका 2 छिंग 12 और 2 छिंग 12, फिर 2 से करा आपका कितना हो गया 33, फिर हम इस 33 को कितने से करते हैं 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 11 एकम 11। तो हमें क्या है, हमने इसके 1056 के फैक्टर कर लिए। अब हमें क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, तो हम बनाते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 11 3 33। तो हमें क्या है, दो संख्याएं मिल गई क्या, 33 और 32। तो जब हम इनका गुणा करेंगे 33 और 32 का तो आ जाएगा 1056, और हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा एक्स। तो हम इसे किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, तो देखो अगर हम 33 एक्स की हम किससे गुणा करें, माइनस 33 एक्स की हम करें किससे गुणा, 32 एक्स से, तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 1056 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इसमें माइनस के 33 एक्स में 32 एक्स को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस के 33 एक्स में माइनस के 32 एक्स को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स आ जाएगा। इतनी बात आप समझ गए हैं। तो हम इसे कैसे एडजस्ट करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 32x और प्लस का 33x माइनस का 528 बराबर आपका कितना, 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमने इस x को इस तरीके से तोड़ के लिख दिया है, यानी 33x में से 32x चला जाएगा तो x आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस कितना 16। ठीक है, इधर से आ जाएगा आपका कितना 33 कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा आपका कितना x माइनस 16। ठीक है, बराबर 0। तो आपने क्या देखा, x माइनस 16 और x माइनस 16 कॉमन आ गया, तो x माइनस 16 कॉमन आ गया और बचा आपका कितना 2x प्लस 3 बराबर आपका कितना हो गया 0। अब हम क्या है, इसकी 0 से कंपैरिजन करा देंगे, तो x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर आ गया आपका सीधे सीधे कितना 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे तथा, अब हम दूसरे पार्ट की कराएंगे, 2x प्लस 33 बराबर करिए हमने 0 से कंपेरिजन, तो x बराबर आ गया आपका कितना माइनस का 33 बट्टे में 2। तो देखो ये तो हो जाएगा आपका क्या अमान्य। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई माइनस का 33 बट्टा 2 अमान्य कैसे हो गया, तो देखो x क्या था, हमारी चौड़ाई थी। चौड़ाई कभी माइनस में होती है, चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होती है, क्यों नहीं होती है आप मुझे बताओ। किसी का घर क्या है, किसी के घर की चौड़ाई कल 10 मीटर है, कल को क्या है वो 8 मीटर हो जाएगी, घट जाएगी, वो घटेगी नहीं। तो चौड़ाई और लंबाई ये जो होती है ये कभी भी बदलती नहीं है, तो माइनस में क्या हो ही नहीं सकती, तो चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए अमान्य हो जाएगी। तो x बराबर, यानी हमें आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई कितनी थी x, वो कितनी मिल गई हमें 16 मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, मैं इस फैक्टर वाले पार्ट को मिटा देता हूँ। तो देखो अब हम लिखेंगे इसमें क्या, यहाँ पे देखो इसके आगे का पार्ट, यहाँ देखो आप, यहाँ है इसके आगे का पार्ट। अब हम लिखेंगे, चलो मैं इसमें लिख देता हूँ ब्लैक पेन से, आयताकार भूखंड यानी प्लॉट। ठीक है, भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई b बराबर आपकी कितनी थी x थी। ठीक है, तो हमारी b बराबर कितनी आई, चौड़ाई x कितना आया आपका 16, तो कितनी आई आपकी 16 मीटर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आई आयताकार भूखंड की लंबाई, लंबाई क्या थी हमारी, लंबाई थी हमारी l, वो क्या मानी थी हमने, दो वो थी आपकी 2x प्लस 1, लंबाई l थी आपकी 2x प्लस 1। तो अब हम इसमें क्या मान रख देंगे, लंबाई l बराबर हमें मिलेगी 2, x की जगह आया 16 और प्लस 1, तो आपकी l बराबर लेंथ मिल गई 16 दूनी 32 और प्लस 1, यानी लंबाई बराबर मिली आपको कितनी 33 मीटर।
ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो देखो इसके अकॉर्डिंग जो हमसे बोला है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करो, तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका क्या है, आंसर यहीं पे आ गया है। लेकिन मैंने क्या, आपका आंसर यहीं पे आ गया है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सॉल्व इसलिए कराया है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में द्विघात समीकरण के अलावा क्या है, आपसे इस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई दोनों पूछ लेता है। तो देखो इस तरीके से हम इस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं इसके अगले पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, चलते हैं अपने हम एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की ओर। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखो मैं आपको पहले बता दूं एक चीज कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का क्या मतलब होगा। तो देखो पूर्णांक मीन्स होता है पूरी संख्या, यानी कि एग्जैक्ट अंक यानी इंटीजर। पूर्णांक को हम बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। तो पूर्णांक किसे कहते हैं हम, एक एग्जैक्ट अंक। फॉर एग्जांपल जैसे क्या लिखा है, कहीं पे 3 लिखा है, ये एक पूर्णांक है। पूर्णांक मीन्स होता है पूरा अंक। तो क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी क्रम से आने वाले धनात्मक पूर्णांक। यानी जैसे 3 है तो 3 के बाद क्या आता है 4। अगर माना कहीं पे 6 लिखा है पहला धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरा क्या होगा 7। क्योंकि ये क्या क्रम से आ रहे हैं, तो क्रम से आने वाले धनात्मक पूर्णांक क्या हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो हमें क्या है, दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक हमने कितना मान लिया, हमने मान लिया x। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी जैसे धनात्मक पूर्णांक है ये 6 के बाद, उसके बाद क्या किसका क्रम स्टार्ट होता है, 7 का। तो जो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होता है वो पहले से क्या एक अधिक हो रहा है। तो देखो माना कहीं पे 7, 8, 9, ये क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो ये क्या क्रम से आ रहे हैं, 7 के बाद 8 आया, 8 के बाद 9 आया। तो आप क्या देख रहे हो, हर किसी धनात्मक पूर्णांक में एक एक जुड़ के आ रहा है, एक एक बढ़ के आ रहा है। तो जो हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक होगा वो तो होगा x। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, क्योंकि ये क्रम से आ रहे हैं तो ये क्या होगा x+1। क्यों होगा x+1, क्योंकि ये क्या है, इसमें एक जुड़ जाएगा। क्योंकि क्रम से आने वाले धनात्मक पूर्णांक क्या है, पहले पूर्णांक से एक पूर्णांक अधिक होता है। जैसे पहला धनात्मक पूर्णांक 7 है, उसके बाद क्रम से क्या आया 8, तो 8 क्या है, पहले धनात्मक पूर्णांक से एक अधिक है। तो इसलिए पहला हमने मान लिया x, हमें पता ही नहीं है, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा हमारा x+1। अब हम क्या चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमसे क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार कहा गया हमसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि इन दोनों का आप जब गुणा करेंगे तो आपका इनका गुणनफल जो है वो 360 है। तो हमारा पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है x, जब हमने दूसरे में इसकी गुणा कर दी तो वो किसके बराबर है, उसका उनका गुणनफल कितना 306 है। ठीक है, तो हम इसकी गुणा करेंगे x² प्लस x, और ये प्लस का 306 इधर आके माइनस का 306 हो जाएगा बराबर 0। तो देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर आ गया, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। हमने इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में लिख लिया है। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में ये स्थिति को ना पूछ के क्या दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछेगा आपसे कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते क्या है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है इस अचर पद की यहाँ गुणा कराएंगे तो हमें क्या करना है, हमने जब इसकी गुणा कराई 306 की x² में, तो हमारा कितना मिला माइनस के 306 की, तो हमें क्या लाना माइनस का 306 x² लाना है, यानी जोड़ के और घटा के लानी ऐसी संख्या जब x आ जाए और गुणा करके आए कि आपका 306 x²। ठीक है, तो आपको पता ही है हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 306 के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 306 के फैक्टर करते हैं हम, 306 के फैक्टर करें आपका 15 और ये 3 हो गया। ठीक है, तो अब हम इससे कि 3 से जाएगा क्या, ये 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, 3 से भी नहीं जाएगा, यहाँ 3 से जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, फिर ये जाएगा 3 से, 3 एकम 3 और 2 इधर चला जाएगा, 2 3 सत्ते 21। ठीक है, और 17 एकम 17। तो हमारे इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 3 6 और 6 3 18, 18 और 17 क्या है इसके फैक्टर हो गए। यानी कि हमें क्या लाना है, जब हम 18x की गुणा करेंगे माइनस के 17x में, तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस का 306 x² मिल जाएगा। और जब हम 18x में क्या करेंगे, माइनस के 17x को जोड़ देंगे तो हमें सिर्फ x मिल जाएगा। तो हमारी तीनों कंडीशन, ये दो संख्या क्या है इसे फॉलो करती हैं। यहाँ से निकला हमारा 18 और यहाँ से निकला हमारा 17, ये दो उसके क्या फैक्टर हो जाएंगे। तो अब हम इसे करते हैं, तो x² और हमें क्या करना है माइनस का 17x और प्लस का 18x और माइनस का 306 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना कॉमन आ गया x, अंदर बचा x माइनस 17
ठीक है। अब यहाँ से कितना कॉमन आ गया, 18 कॉमन आ गया, अंदर बचा आपका कितना, आपका x माइनस 17 बराबर 0। ठीक है, तो देखो यहाँ से x माइनस 17 और x माइनस 17 कॉमन आ गया, तो x माइनस 17 कॉमन आ गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, x प्लस 18, ये दोनों कॉम बराबर हो गए। अब हम इसकी कंपैरिजन कर देंगे, x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर आ गया आपका कितना, सीधे सीधे 17। ठीक है, और एक x माइनस x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर आ गया सीधे सीधे आपका माइनस का 18। तो ये क्या हो जाएगा, अमान्य, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। अब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाले पूर्णांक, तो ये क्या है, माइनस वाला पूर्णांक हो रहा है। माइनस का 18 का मतलब हुआ माइनस का धनात्मक, माइनस का ऋणात्मक पूर्णांक, और ये हमें क्या चाहिए थे, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक। तो हमारा धनात्मक क्या है, 17 है। तो हमारा ये x वाला पार्ट क्या है, यानी कि हमारा पहला पूर्णांक क्या है, x हो याला 17 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन फैक्टर वाले इसको मिटा देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, अब हम लिखेंगे इसके आगे का, आप देखो इसके आगे का यहाँ पर है, हमारा क्या है, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या था हमारा, धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या था आपका x। तो x बराबर पहला धनात्मक पूर्णांक आपका कितना आया, 17 आया है। और हमारा क्या था दूसरा धनात्मक पूर्णांक, वो कितना था हमारा, x प्लस 1 था, तो वो कितना आया हमारा, x की जगह 17 प्लस 1 बराबर हो गया आपका कितना, 18 आया है। तो हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक है 17 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है 18। तो देखो मैं आपको इस चीज़ को एक बार फिर से बता दूं, इसको हमने अमान्य क्यों कर दिया, क्योंकि हमसे कहा गया था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्लस वाले पूर्णांक, तो ये क्या माइनस यानी ऋणात्मक पूर्णांक है, ये प्लस वाला पूर्णांक नहीं है, इसलिए हमने इसे क्या अमान्य कर दिया। और 17 क्या है, धनात्मक यानी प्लस वाला है, इसलिए हमने इसे क्या मान्य कर दिया है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या है, माइनस 18 को धनात्मक पूर्णांक नहीं कहेंगे। तो चलते, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ये बहुत बेसिक और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो चलते हैं अगले पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की ओर। हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उसकी आयु का वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यानी इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, एक रोहन नाम का पर्सन है जिसकी हमें एज अभी पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि रोहन की जो एज, रोहन की जो मदर की एज है, रोहन की एज से 26 अधिक है। और जो उनका 3 वर्षों बाद, रोहन की एज 3 वर्षों बाद क्या है, उनका गुणनफल, यानी कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु और रोहन की मदर की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो हमें क्या है, अभी करंट में रोहन की आयु नहीं पता है, तो हम क्या मानेंगे, पहले रोहन की आयु मान लेंगे। माना रोहन की वर्तमान, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर मान लिया हमने कितनी, x। ठीक है, तो रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ की, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन जो है x वर्ष का है और रोहन की माँ क्या उससे 26 साल बड़ी है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 26। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। रोहन की अभी करंट की आयु मान ली हमने x, क्योंकि हमें पता नहीं है, और हमसे कहा गया रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो अभी रोहन x साल का है तो उसकी माँ क्या होगी, 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 साल की होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर हमसे क्या कहा गया है, उनकी आयु वर्षों में है, हाँ ठीक है, गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब हम क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात की बात चल रही है ना, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, यानी 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी आपकी, 3 वर्ष बाद की बात चल रही है तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। ठीक है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी उसकी मदर की भी आयु, उनकी आयु का मतलब हो गया दोनों, रोहन और उसकी मदर दोनों की बात चल रही है, तो उनकी, अगर सिर्फ उसकी रोहन की आयु बोलता तो रोहन की होता, लेकिन आपसे क्या कहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि उनकी आयु का 3 वर्ष पश्चात, उनकी आयु ले ली हमने, उसको 3 वर्ष कर दिया पश्चात का, तो हम क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी आपकी, 3 वर्ष पश्चात। अभी आपके x प्लस 26 है तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, 26 में भी क्या 3 और जुड़ जाएगा, तो ये आपकी टोटल कितनी हो जाएगी,
एक्स प्लस 29 हो जाएगी, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, ठीक है। तो का गुणनफल, आप जब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल करेंगे तो आपको 360 प्राप्त होगा। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखो मैं आपको एक बार फिर से बताऊं, हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है करंट की, हमें पता नहीं है तो हमने उसे एक्स मान लिया। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो एक्स प्लस 26 हो जाएगी रोहन की माँ की आयु। अब हमसे क्या कहिए, सेकंड कंडीशन, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष पश्चात की रोहन की और रोहन की माँ की आयु निकालनी है। तो अभी रोहन की आयु एक्स से 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3, और रोहन की माँ की आयु अभी एक्स प्लस 26 है तो 3 वर्ष पश्चात हो जाएगी एक्स प्लस 29। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमें क्या इसका गुणनफल करना है, हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार करेंगे तो हम क्या इसका गुणनफल कर देंगे। तो गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, आपका x प्लस 3, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का गुणनफल प्लस x प्लस 29 बराबर कितना है आपका, सीधे सीधे 360 के। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको पता है इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो x की x में होगी, x की x में जब गुणा होगी तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, एक्स की प्लस 29x, ठीक है। और 3 की जब x में होगी तो 3x प्लस 3 की जब 29 में होगी तो 3 नम 27 का 7, हासिल लगा आपका 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, 87, 29 यहाँ कितना हो गया आपका 87। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और ये प्लस का 360 इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 32x, प्लस का 32x, और आपका 360 में से हम क्या है 87 को घटा देंगे। हम 360 में 87 को घटाएंगे, इतने इसको हासिल लिया। 10, 10 में से आपका कितना बचा, 7 गया 3, और इधर था कितना 16, 16 में से 1 चला गया 15, 15 में से 8 जाएगा आपका, बचेगा कितना 7 और 2, तो हमें कितना बच जाएगा 273, और माइनस का 273। तो हमें क्या है ऐसी, अब हमारी ये क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई है। तो देखो आपका निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, ये तो आपकी बन गई है क्या, द्विघात समीकरण। लेकिन हम क्या है इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके रोहन और रोहन की माँ की आयु को क्या है हम ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 273 के फैक्टर करेंगे। तो 273 के फैक्टर जब हम करते हैं, 273 के फैक्टर क्या हुए आपके, ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 नहीं, 2 से तो नहीं जाएगा ये, 3 नम 27 और 3 एकम 3, फिर करते हैं हम इससे 7 से जाएगा, फिर ये 3 से तो नहीं जाएगा, 7, 7 से, 7 एकम 7 और 7 21, और फिर ये आ गया 13 एकम 13। तो देखो 273 के जब हमने फैक्टर करे तो किस रूप में आया, 3, 7 और 13 के। तो हमें ऐसी संख्या लानी है जिसका हम गुणा करें तो हमारा 273 एक्स स्क्वायर आ जाए, माइनस का जोड़े या घटाएं तो 32x आ जाए। तो क्या है 13, 39 और 7, हाँ। तो हमें क्या मिल गई, दोनों संख्या 39 और 7 मिल गई, 39x और 7x। जब हम इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, माइनस का 273x आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसे जोड़ेंगे तो 32x आ जाएगा। तो हम इसे करते हैं। तो देखो आप इस सवाल को अच्छे से समझना है। यहाँ से इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और क्या हो गया आपका माइनस का 7x प्लस का 39x। तो देखो 39 में से हाँ तो 32 आ ही जाएगा, सही बात है, ठीक है। और आपका आ जाएगा माइनस का 273 बराबर 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, अंदर बचा x माइनस 7, ठीक है। हमने यहाँ से क्या 39 कॉमन ले लिया, अंदर बचा कितना x माइनस 7 बराबर 0। अब आपको पता है ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो x माइनस 7 कॉमन आ गया, और बचा हमारा x माइनस 39, सॉरी x प्लस 39 बराबर 0। और हम इन दोनों की क्या कंपैरिजन करा देंगे, x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और x प्लस 39 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा आपका कितना, सीधे सीधे माइनस का 39। तो देखो ये तो हो गया अमान्य। अब आप पूछेंगे ये अमान्य किस बेसिस पे हुआ, तो देखो उम्र कभी भी माइनस में नहीं होती है। x क्या है, उम्र है, उम्र क्या है, रोहन की आयु है, ठीक है। तो ये तो कभी भी क्या है, माइनस में नहीं होती है, उम्र कभी माइनस में नहीं होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे के पार्ट को आगे ऊपर सॉल्व करेंगे। तो देखो x बराबर हमें रोहन की वर्तमान आयु तो मिल गई, रोहन की वर्तमान आयु बतानी थी हमें, क्या हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी। वो x बराबर कितनी आई आपकी 7 वर्ष, ठीक है, वो आई आपकी 7 वर्ष। और रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या थी आपकी,
वो थी x+26। तो x+26 बराबर आपकी कितनी आ गई, x आया आपका 7+26 बराबर आ गई आपकी कितनी 7×4 = 33 वर्ष आ गई रोहन की माँ की वर्तमान आयु। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या है इस तरीके से इनके फैक्टर करे और आपकी रोहन की आयु और रोहन की माँ की वर्तमान आयु को निकाल दिया है। अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ द्विघात समीकरण को निरूपित करने के लिए बोले तो आपको सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करना है, यहाँ तक। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछे जो क्वेश्चन दिया है कि रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु ज्ञात करें, तो आपको पूरा यहाँ तक सॉल्व करना है जैसे मैंने करके बताया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में। तो हमारा लास्ट पार्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक लगा लीजिए इसमें स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है हर बोर्ड के अंदर। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा एक एग्जांपल के तौर पे। जैसे एक रेलगाड़ी दिल्ली से चल के आपका जयपुर जाती है, कहाँ जाती है, जयपुर। ठीक है, तो जयपुर जाएगी तो दिल्ली से चल के जयपुर जाती है, वो इतनी डिस्टेंस को क्या कवर करती है, माना वो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर की। ठीक है, तो वो क्या है समान चाल से चल रही है, माना इसकी स्पीड क्या है, एक्स है। चाल मीन्स होता है स्पीड, में क्या होगा, समय बराबर होता है हमारा क्या, दूरी कितनी है हमारी 480 बट्टा चाल है आपकी कितनी एक्स, हमने मान ली। ठीक है, अगर हमने इसी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, यानी कि दिल्ली से चल के जो ट्रेन जयपुर जा रही थी 480 किलोमीटर की स्पीड एक प्रॉपर एक्स की स्पीड में जा रही थी, हमने इसकी स्पीड को कम कर दिया, 8 कर दिया, तो वहां उस दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा लगने लगते हैं उसे। तो देखो, अगर कोई ट्रेन 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगी एक्स की स्पीड से, तो उसे जो भी टाइम लगा, माना 5 घंटे लगे, अगर हमने क्या करा अगली बारी में उसी ट्रेन की स्पीड मतलब डिस्टेंस उतनी है, उसकी स्पीड को क्या 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया हमने, तो उसे क्या समय भी तो ज्यादा लगेगा ना। जब वो 8 किलोमीटर हल्के चलेगी प्रति घंटे की स्पीड से हल्के चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, तो उसे क्या समय भी ज्यादा लगेगा। तो देखो हमें क्या रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है कि रेलगाड़ी कितनी स्पीड में चल रही थी। तो देखो हमें रेलगाड़ी की चाल नहीं पता, हम क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर मान लिया हमने कितनी x किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आपको। तो देखो मैं एक बार आपको फिर बता दूं, कोई ट्रेन है जो दिल्ली से चल के जयपुर जाती है, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, अगर माना वो x की स्पीड में चलती है, तो वो क्या है, उसको समय कितना लगेगा, तो उसका समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी 480 है और उसकी डिस्टेंस कितनी है एक्स, वो सॉरी चाल कितनी होगी, दूरी समय बराबर होता है दूरी बट्टे में चाल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, इससे हमें वो पता चल गया कि उसमें उसे इतना समय लगा, माना उसे T1 समय लगा। फिर हमने क्या करा, उसी ट्रेन को अगली बारी में दिल्ली से जयपुर भेजना है, तो 480 किलोमीटर की सेम डिस्टेंस तो करनी है, लेकिन हमने उसकी स्पीड एक्स की जगह x-8 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। तो उसमें देखो उसे समय भी तो ज्यादा लगेगा ना, जब उसकी स्पीड बदल जाएगी तो उसका समय भी बदल जाएगा। तो दूरी तो कितनी है 480 है, और आपकी चाल कितनी हो जाएगी, हमने कितनी x-8 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी x-8, क्योंकि हमने क्या करा, उसकी चाल में से उसकी स्पीड में से 8 किलोमीटर घंटे की स्पीड को क्या कम कर दिया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हमें क्या करा, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, 480 किलोमीटर, मैं इस वाले मार्कर से समझा देता हूँ आपको, 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगा समय T1, माना इसको T1 का नाम दे दिया, तो समय बराबर क्या होता है, आपको मैंने बताया एक फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे में चाल, इसे आप लिख देंगे समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो समय माना T1, तो दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, और समय कितना लगा उसको, वो चाल कितनी है उसकी एक्स, यानी कि कोई ट्रेन जा रही है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक्स की स्पीड से चल रही है, तो उसे T1 समय लगेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यदि ट्रेन की चाल हम क्या करते हैं, यदि रेलगाड़ी रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर प्रति हर्ज की कमी की जाती है, कमी करने
पर लगा समय, वो लगा समय बराबर हमने मान लिया कितना T2। तो देखो पहले एक ट्रेन 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही थी एक्स की स्पीड से चल के। अब हमने क्या करा, उसको डिस्टेंस तो उतनी कवर करनी है, लेकिन हमने उसकी स्पीड क्या है 8 किलोमीटर कम कर दी। तो पहले उसकी स्पीड थी एक्स और हमने कितनी कर दी 8 कम, क्योंकि देखो हमें स्पीड पता नहीं थी तो हमने स्पीड को क्या एक्स मान लिया कि माना वो ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी तो एक्स की स्पीड से चल रही थी, तो हमें क्या हमने एक्स मान लिया। तो पहली कंडीशन ये हो गई, जब उसने उसकी डिस्टेंस वो उसकी स्पीड चाल एक्स थी, जब उसकी चाल को हमने 8 किलोमीटर कम कर दिया तो उसकी डिस्टेंस आपकी उसको क्या कहते हैं 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय T2 बराबर कितना हो गया। ठीक है, यदि रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर की कमी करने पर 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगा, 480 किलोमीटर दूरी को तय दूरी को तय करने में करने में लगा समय। देखो ये लाइन पूरी यहाँ पे आके खत्म हो रही है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब आप मेरी एक बात समझो, आप एक मुझे एक बात बताओ प्रश्नानुसार चल के, अगर कोई ट्रेन, ये ट्रेन पहले एक्स की स्पीड से चल रही थी तो इसको T1 समय लग रहा था, और अभी इसकी स्पीड हमने कम कर दी तो इसको समय ज़्यादा लग रहा है। तो जब हम क्या है, पहले माना 5 घंटे लग रहे थे, जब हमने इसकी स्पीड 8 किलोमीटर घंटा कम कर दी तो 8 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि क्या है 3 घंटे बढ़ जा रहे हैं। तो जब हम पहले वाले समय में से हम वो सॉरी दूसरे वाले समय में से हम पहले वाले समय को घटा देंगे तब हमें क्या है उनका समय का अंतर पता चल जाएगा। तो हमें क्या चाल ज्ञात करनी है, चाल मीन्स एक्स। तो हम क्या करेंगे आपका T2 माइनस T1 बराबर कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 3 घंटे। अब मैं आपको ये चीज समझा दूं T2 माइनस T1 क्यों करा। तो देखो पहले रेलगाड़ी इतने की, आपको पहले रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में समय लग रहा था इतना, और फिर जब उसकी स्पीड कम कर दी तो इतना लगा। तो देखो जब हमने उसकी स्पीड कम कर दी तो उसको समय भी तो ज्यादा लगेगा। तो हम क्या ज्यादा समय में से कम वाले समय को जब घटा देंगे तो हमें क्या है उसका अंतर पता चल जाएगा कि कितना समय ज्यादा लगा पहले समय के अकॉर्डिंग और दूसरे समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करते हैं 480 बट्टे में एक्स माइनस 8 और माइनस 480 बट्टे में एक्स बराबर कितना आ गया 3। तो 480 कॉमन आ गया आपका, अंदर बचा 1/x-8 और माइनस का कितना 1/x बराबर कितना 3। यहाँ तक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है, तो देखो मैं अब आपको ये समय और ये डिस्टेंस वाला ये जो एग्जांपल था ये मिटा देता हूँ क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है सॉल्व करने की। तो हम इसे क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। 480 बराबर हो जाएगा आपका एक्स के ऊपर क्रॉस गुणा हो जाएगी, इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी माइनस एक्स माइनस 8 और नीचे अपॉन में हो जाएगी कितना एक्स माइनस 8 की एक्स में गुणा हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अब आप इसी बराबर आ गया आपका कितना 3। तो आप इस सिचुएशन को क्या है आप यहाँ समझिए। ठीक है, इस सिचुएशन को यहाँ समझो आप कि देखो ये जो 480 गुणा का इसके बट्टे में चला जाएगा, या एक काम करो आप अगले स्टेप में समझना 480 और ब्रैकेट में इस एक्स की ये एक्स इस माइनस चिन्ह के अंदर गुणा हुई तो माइनस का एक्स और प्लस का 8। ठीक है, और अपॉन में एक्स की अंदर गुणा हो जाएगी इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर और आपका कितना माइनस का 8x बराबर है आपका किसके 3 के। ठीक है, तो देखो बोर्ड में जगह थोड़ी कम है तो मैं इस पार्ट को मिटोल दे रहा हूँ। आप क्या है लिख लीजिएगा रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर की कमी करने पर 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ जिससे क्या है क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसके आगे का पार्ट है आपका ये, जब हम देखो ये हो गया आपका प्लस का एक्स और माइनस का एक्स कैंसिल, ये 480 के गुणा का इसके अपॉन में चला जाएगा तो क्या बचेगा 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। तो देखो ये गुणा का है इसके बट्टे में चला जाएगा अपॉन में, यानी 3 अपॉन में 480। इसे हम काट देंगे 3 वो सॉरी 3 और ये बचा कितना एक इधर चला गया 3×18 तो आगे 160। तो देखो अब इनकी क्या क्रॉस गुणा हो जाएगी, इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी। तो देखो 8 की जब 160 से गुणा होगी, ठीक है, और आपकी एक्स स्क्वायर माइनस का 8x की यहाँ गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो आपका 8 की जब 160 से गुणा होगी 8 की 0 से 0 8 पंजे 40 8 छिंग 48 का 8 हासिल लगा 4 8 के 8 8 4 12 तो आपको हो गया 1280 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। इतनी बात आपको समझ में आ गई।
अभी उधर जाके प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और ये आपको हो जाएगा माइनस का 1280। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया और बराबर आ गया आपके 0। ठीक है, तब हमें क्या है 1280 लाना है जोड़ के या घटा के, और आपका सॉरी गुणा करने पर 1280 लाना माइनस का और जोड़ने घटाने पे लाना 8x। तो हम क्या करेंगे 1280 के क्या फैक्टर कर लेंगे। तो 1280 के फैक्टर क्या होंगे आप देखो, 2 से करा 2 छिंग ये और 640 हो गया, फिर 2 से करा 2 3 6 और 40 का आधा 20, 2 से फिर करा 32 का 160, फिर 2 से करा 80, फिर 2 से करा इसके फैक्टर कितना हो गया 40, फिर 2 से करा 20 हो गया इसके फैक्टर, फिर 2 से करा कितने हो गए 10 हो गए, फिर 2 से करा इसके कितने हो गए फैक्टर 5 और 5 ही कम 5। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो अब ये कैसे बनेंगे इसके फैक्टर कि जोड़े या घटाए, तो आए आपका आए कितना 1280 और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। एक काम करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 40 होगा इसके क्या फैक्टर। यहाँ तक आ गया, इसके यहाँ से निकला 32 और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, यहाँ से निकला कितना आपका 40। ठीक है, तो हमारे हमें फैक्टर क्या मिल गया 40 और 32। हम क्या करेंगे इसके फैक्टर करते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस का आपका कर लिया हमने 40x प्लस का 32x। ठीक है, जब हम -40x की 32x में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस का 1280, 0 बराबर आंसर। ठीक है, तो ये फैक्टर थे, ये मैंने आपको करके दिखाया। इस फैक्टर को मैं क्या अभी मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से कॉमन आ गया आपका x, अंदर बचा x माइनस 40। ठीक है, और यहाँ से आ गया आपका 32 कॉमन, अंदर बचा x माइनस 40। इतनी बात समझ में आ गई आपको। 0 x माइनस 40 कॉमन आ गया और आपका बचा x प्लस 32 बराबर 0। एक्स प्लस 32 बराबर कितना बचा आपका 0। तो अब हम क्या करेंगे तुलना कर देंगे x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा आपका सीधे सीधे 40 और x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा आपका कितना माइनस का 32। ये भी क्या है अमान्य हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये क्यों अमान्य होगा भाई, देखो स्पीड कभी माइनस में नहीं होती। 40 हमने इसकी x क्या माना था चाल मानी थी, चाल कभी क्या माइनस में नहीं होती है। तो हम क्या लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल। अब हम क्या लिखेंगे, हमें रेलगाड़ी की चाल x निकालना था तो हमने क्या ज्ञात कर दी। तो हम लिखेंगे रेल गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या है हमारी रेलगाड़ी चल रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से रेडी कीजिएगा। ये मैक्सिमम 90% बोर्डों में क्या 6 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है कि एक ट्रेन 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक्स की स्पीड से चलना चालू करती है, तब हमने क्या उसकी स्पीड को कम कर दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटे में। तो उसको क्या है डिस्टेंस को कवर करने में जो समय लग रहा था वो क्या ज़्यादा लगने लगा, तो हमें क्या 3 घंटे ज़्यादा लगने लगा। तो हम देखो उसकी डिस्टेंस को हमने कैसे, इसकी वो स्पीड को हमने कैसे निकाला। पहले जो समय लग रहा था हमने क्या करा दूसरे वाले समय से पहले वाले समय को घटा दिया, क्योंकि जब हमने उसकी स्पीड हल्की कर दी तो उससे समय भी ज़्यादा लगेगा है ना। तो हमें समय निकालने के लिए दूसरे वाले समय में से हमने पहले वाले समय को घटा दिया, जो कि क्या सिचुएशन दी थी, हमने अपने पास से नहीं घटाया। ये सिचुएशन दी थी कि क्या है जगह अगर हम उसकी स्पीड कम कर देते हैं तो 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो देखो स्पीड कम करने पर हमने क्या है 3 घंटे अधिक लग रहे तो इसको 3 के बराबर रखा और इसे आगे सॉल्व किया, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो देखो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपकी जितनी भी एक्सरसाइज हो गई हैं उन सभी के आपको फ्री नोट्स हैंडमेड नोट्स क्या है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है।